एक साहब के खिलाफ अब मैं मुहिम शुरू कर रहा हूँ सिर्फ 11 बजे को आने वाली। तो असेंबली के बाहर अभी आज होगा। आज मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैं समझता हूँ कि कल मीडिया ने सारा दिन जो किया वो एक अचंभा किस्म का एक्शन था। हलीम आदिल शेख के खिलाफ नैब ने क्या किया? कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का इल्ज़ाम कहा, कोई इंक्वायरी स्टेज शुरू हुई। उन्हीं ने एक ख़त लिखा जिसमें कहा कि एक कंप्लेंट आई है और उस कंप्लेंट को प्रोसेस कर रहे हैं वो, और उसके सिलसिले उन्हें डीसी ऑफिस और मुख्तार कार से इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके ऊपर घेरा तंग हो गया, मुल्जिम के पकड़े जाने वाला है, तबाही आने वाली है। ये क्या तरीक़ेकार है? क्या हमारा पाकिस्तान का मीडिया कोई स्टैंडर्ड करेगा कि जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी, इस मुल्क पर भारी, उसके ऊपर जो JIT बनी उसको भूले बैठे? मुराद अली शाह जो 100 करोड़ रुपए सिंध बैंक के थट्टा शुगर मिल को दिया और एक नहीं लगा, भूले बैठे हैं। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर फ्रॉड किए अरबों रुपए के केस हैं, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे। एक कंप्लेंट आएगी तो उस पर तवज्जो देंगे। बच्चे मर जाते हैं, कोई तवज्जो नहीं। आप किस चीज को किस हद तक ऊपर लेके जाना चाहते हैं? बात यह है कि जब इस किस्म के बात होती है तो फिर मीडिया की नीयत पे सवाल उठता है। हम अलबत्ता मैं खुद खड़ा था सिंध असेंबली में, और सिंध गवर्नमेंट जो जब से हलीम आदिल शेख साहब ने सिंध में इनको एक्सपोज करना शुरू किया है, तो ये सिंध गवर्नमेंट इनकी दुश्मन बनी हुई है। आज के दौर में उनके पास कोई उज़ैर बलोच नहीं है, वरना अभी तक इनका तिया पांचा हो चुका होता। अगर उनको आज कोई उज़ैर बलोच मिल जाए तो ये शहीद कराए होते, यहाँ मौजूद नहीं होते। एक अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद अपनी हिफाजत करते हैं और अल्लाह हिफाजत करता है इनकी, और दूसरा इनके पास अब उज़ैर बलोच नहीं है। लेकिन ये इनके दुश्मन एक ख़ास बने हुए हैं। कितनी दफ़ा BMW और SG, जिसके ऊपर खुद जिसके भाई के ऊपर ड्रग के चार्जेस रिजवान SSP रिजवान ने लगाए, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मीडिया को करनी चाहिए, उस इम्तियाज शेख की भी करनी चाहिए जिसके ऊपर चार्ज लगे थे, उसको भूल जाता है मीडिया। जब मीडिया भूल जाता है तो हमें शिकायत होती। लेकिन मैंने और हलीम आदिल शेख साहब ने असेंबली के बाहर जो एक मुक़द्दस ऐवान है वहाँ डिमांड की कि इस मामले को एक दफ़ा तय हो जाए। सिंध गवर्नमेंट बार बार एंटी करप्शन जाती है और हलीम साहब बताएंगे कि एंटी करप्शन ने क्या जवाब दिया और क्या लिखा, लेकिन आज तक कोई केस बढ़ा नहीं सके। जब 2 साल की पूरा BMW का जोर, वज़न, मुराद अली शाह का वज़न, मेरे ख्याल से साथ जो मुल्क पर भारी है उसका वज़न, और उसके बावजूद सिंध हुकूमत जिसके पास तमाम लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जिसको तमाम मामलात की खबर है ज़मीनों की, वो इन पे केस नहीं बना सकी। तो ये नैब की सिर्फ कंप्लेंट को प्रोसेस करने को इतनी क्यों हवा दी जा रही है? क्या ये कोशिश की जा रही है कि इक्वेट किया जाए किसी चीज़ से? भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जो कहेगी मुझे क्यों निकाला। जो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आता है और इस पार्टी का मेंबर बनता है, उसको पता है
कि इस पार्टी के लीडर ने बाकायदा ऐलान किया है, कोई करप्शन करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, कोई मुल्क में करप्शन करेगा वो भी नहीं रहेगा। और इसका सबूत तो कल ही दिया है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, केपी में एक्शन हो गया है। हमारे यहाँ ये वाले नहीं है कि मिस्टर 10% और 90% के बीच में जो लोग चल रहे हैं, हर किसी ने अपनी परसेंटेज मुकर्रर कर ली है। और सिंध गवर्नमेंट में जो काम होता है उसके अंदर 52% रिश्वत जाती है, ये भी पता है। इसके ऊपर भी मीडिया को तवज्जो देनी चाहिए कि कितना परसेंटेज किस डिपार्टमेंट लेता है एक बिल के प्रोसेस होने में, ऑडिटर जनरल से लेके बिल पास करने के लिए। तो करप्शन की कहानी तो जब खुलेगी सिंध की, तो नैब में हम भी एक कंप्लेंट दाखिल करने जा रहे हैं कि पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं। और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन लेगी। हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इंक्वायरी को वेलकम करते हैं, हमें परेशानी नहीं है। और जब हम जुडिशल इंक्वायरी के लिए सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल को कंडेम करते हैं। आइंदा हम मीडिया से यही स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करेंगे कि जब किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी तो वो उसको इतनी ही कवरेज देगी जितनी कल कवरेज हलीम आदिल शेख साहब को दिए। अब हलीम आदिल शेख साहब इस फैक्ट के डिटेल्स और क्या है इस कंप्लेंट के पीछे वो भी बता देंगे। एक कुर्सी तो भिजवा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुर्सी लगा दें ज़रा, अबड़ो साहब आए उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकवी साहब ने बड़ी तफसील से काफ़ी सूरत हाल को आगाह किया। अगर सिर्फ ये कंप्लेंट होती नैब की जानिब से तो शायद इसका जवाब मुझे मीडिया में आकर देने की ज़रूरत ना पड़ती। हम ये कागजात लेकर, लाजमी सी बात है, हमें नैब के पास जाना चाहिए और कोई भी तहकीकाती इदारा अगर बुलाए तो वहाँ जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जब नैब की पेशी का मामला हो तो भी बीमार हो गए, फजलुर रहमान से मुलाकात हो तो तैयार हो गए, नैब की पेशी का मामला हो तो प्लेटलेट्स कम हो गए, लंदन में सैर तफरी करनी हो तो सब ठीक हो गए, नैब की पेशी का मामला हो तो शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो जाए और बीमार हो जाए, और जब वो ना हो तो फिर अपनी तकरीरें करें, प्रोग्राम करें। नैब की पेशी का मामला हो तो सीएम साहब कई पेशियों में जाने से इनकार कर दें और यहाँ मैदान में सब लोग ठीक रहें। हमने देखा बहुत सारे लोग नैब में जब हो तो स्टिक लेके चलें, असेंबली आ जाए तो जॉगिंग करते हुए आ जाए। ये हमने देखा है, सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। लेकिन नैब हमें कोई भी इदारा नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे और हमें जाना चाहिए। जैसे कि शुगर कमीशन में कॉल हुई, हमारे बुज़दार साहब एज ए चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं, शुगर कमीशन में बुलाया गया, असद उमर साहब हमारे जो इस वक्त सबसे अहम तरीन वज़ीर हैं वो ख़ुद जाते हैं, अपनी FIA के पास जाके सामने बयान देते हैं। वज़ीर आला सिंध को बुलाया गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा शुगर कमीशन में। तो ये एक डिफरेंस है, ये फ़र्क है। और हमारी लीडरशिप ने कहा है कि अगर कोई इल्ज़ामात हैं उनको इदारों के सामने जाके अपने आप को क्लियर कर। अब मैं ज़रा बैकग्राउंड पे आता हूँ कि कल हुआ क्या था। दोबारा बताऊँ, नकवी साहब की बात को सेकंड करूँ कि अगर सिर्फ नैब की एक होती, नोटिस होता, हमें अभी तक नोटिस भी नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं है, कंप्लेंट कोई गई है उसकी उन्होंने तफसीलात मंगाई हैं जो उन्हें मंगानी चाहिए, हम जाते हैं उसमें। लेकिन कल जिस अंदाज से आप लोग जाइएगा, अपने जहाँ से भी ये फैलाया गया और ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल इन पेपर्स को चलाता है, ठीक है, एक नोटिस निकला वो चल जाना चाहिए था। नोटिस निकला नैब का कंप्लेंट के बाद, कंप्लेंट के बिहाफ के ऊपर, और वो DC साहब को और एंटी करप्शन को साथ जो इल्ज़ामात बताए जा रहे हैं। मैं कुछ अपने सबसे नहीं बात कर रहा, एक दो चैनल से कहूँगा, 2-3 से। उन्होंने कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, चाइना कटिंग। तो बराह करम जो कल नैब ने नोटिस निकाले हैं उसके अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, बाद में भाई देखते हैं क्या होता है, कल के नोटिस में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ लिखा हो तो ज़रा मीडिया से कहूँगा कि बराह करम खुद ही ज़रा अपने पर गौर कर लीजिएगा। मैं नहीं करता किसने कहा, चाइना कटिंग का जिक्र हो, ये सारी चीज़। अब मैं बताता चलूँ हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं बता दूँ
आप सब पुराने साफ़ी यहाँ मौजूद हैं। ये जो जिस लैंड का जिक्र हो रहा है, 1991 में 4 एकड़ ज़मीन मैंने अपने नाम ली, मैंने उसके ऊपर लोन लिया, मैंने उस पर पोल्ट्री फार्म लगाया, मैंने लोन रीपे किया, एक एक डॉक्यूमेंट उसका मौजूद है 1991 में। उसके बाद ये 256 एकड़ जो ज़मीन हवाले कर दी कि सारी जहान की इकट्ठी करके, मेरी सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन जो मेरे नाम है, बाकी जिसकी ज़मीन है, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं नहीं कहता कि जी मेरा मुझे कुछ नहीं, मुझे मालूम है उसका भी एक एक पेपर लीज़ है, मतलब लीज़ लैंड्स हैं जिनको के 99 के लिए सिंध हुकूमत को, गवर्नमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अप्लाई किया गया कि जी 99 करके दी जाए। फ़र्क क्या हुआ, और ये 13 केसेस सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। चूँकि वो लोग तो नहीं आ सकते जिनको उन्होंने सारे जहान को फिट किया हुआ है, वो लोग तो जो मीडिया में नहीं आ सकते, चूँकि खबरें भी सिर्फ मेरी चली है। सारे जहान का दर्द हलीम आदिल शेख के जिगर में डाल दिया उन्होंने। तो बताना चाहता हूँ कि 13 केसेस हैं और इसके साथ है कि जी 99 कर दो। जो सरकार का लैंड ग्रांट पॉलिसी के तहत आपने 1000 एकड़ ज़मीन कराची की बांट दिया आपने लोगों को जिनके पास थी भी नहीं। तो भाई हम जो लोग वहाँ एग्जिस्टिंग लेसीज हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो पोल्ट्री कर रहे हैं, जो डेयरी, आपको पता होगा कराची के मज़ाफ़ात में हज़ारों एकड़ ज़मीन लीज़ पे दी जाती थी 30-40 साल से। 80s में स्टार्ट हुआ था पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, एग्रीकल्चर फार्म्स के लिए, और उसके ऊपर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। अब 2008 के बाद क्या होता है, इनके दौर में सरकारी फ़ीस हम सब देने को तैयार है, जो सरकारी कीमत है, लेकिन भाई भत्ता जो ऊपर कमीशन है जो सरकारी कीमत से 3 गुना ज़्यादा होता था। टप्पी से स्टार्ट हुआ और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिस्टम के तहत चलता रहा। जो जेन्युइन लोग थे किसी ने भत्ता नहीं दिया, उन्होंने कहा पैसे लो सरकारी, हम तैयार है, आज भी तैयार है। और कोर्ट में जब एक रिक्वेस्ट मौजूद हो उसके बाद कुछ रहता नहीं है। और ये तमाम चीज़ें हाई कोर्ट के अंदर स्टेज हैं, सूट्स हैं, 99 की देने को तैयार है, लेकिन 99 दिया नहीं इन्होंने किसी को। अब एक और बात बताऊँ, फिर मैं असली बात पर आता हूँ। उसके अलावा हलीम आदिल पे इल्ज़ाम, ये बेस भी बताता हूँ कि सारा बेस एंटी करप्शन से स्टार्ट हुआ, उस पर आता हूँ मैं अभी। इसके अलावा पिछले साल 2019 में 23 जनवरी 2019 को लेटर लिखा गया है वहाँ से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें बताया गया कि जी प्रोविजन ऑफ इन कनेक्शन विद इंक्वायरी अगेंस्ट ऑफिसर्स रेवेन्यू सो, और वो कह रहे हैं कि जी कि हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो रेफरेंस नंबर पढ़ते हैं, रेफरेंस नंबर मैं पढ़ देता हूँ। ये ख़त का जो रेफरेंस नंबर है, जो आप लोग सब तलाश कर सकते हैं या बाद में कहा जा सकता है, इसका है मैं कॉपी देता हूँ, AC/M.M/K/61 2019 23 जनवरी 2019 का ये ख़त है जो लिखा गया है असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न मुराद मेमन डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची ने। और इसमें क्या कह रहे हैं, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कनेक्शन विद इंक्वायरी अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड बेनिफिशरीज अगेंस्ट इलीगल लीज ऑफ 30 years ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकड़ इन वेरियस डेज। इट्स क्लिनिकल ट्रांसफर utilization against the purpose and misuse of personal gains through illegal commercial activities in violation of revenue laws and causing loss of the provincial excess to the tune of billions of rupees। ये कह रहे हैं कि जी हज़ारों एकड़ ज़मीन दी गई है। और अब मैं बताता चलूँ, अभी आपको पेपर शेयर कर दूंगा। इसके अंदर कोई एक तालके में सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने होटल बनाए हुए हैं, फार्म हाउस बनाए हुए हैं। अली जी साहब तशरीफ लाए, ज़रा कुर्सी एक बेटा दे देना, शाहजेब अली पे आ जाए इधर। मतलब इसके अंदर हज़ारों एकड़ ज़मीन, जिसके अंदर होटल, फार्म हाउस, पेट्रोल पंप, 1000 एकड़ के ऊपर सीमेंट फैक्ट्री। मैं बताना चाहता हूं कि ये मैं लेटर देता हूं आपको, दुनिया जहान ने इन लीज लैंड के ऊपर किसी ने होटल बनाया और पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं इसमें। साबिका जो बेचारे मैं चले गए उनके मामू मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, 1000 एकड़ सीमेंट फैक्ट्री मौजूद है, होटल, पेट्रोल पंप, सारी कमर्शियल है। लेकिन हलीम आदिल शेख को क्यों सिंगल आउट किया, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। 2018 20 जनवरी 3 जनवरी को हमने ओमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकाली थी। 20 जनवरी को उन्होंने एंटी करप्शन मेरे पीछे लगाई। एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। और दिसंबर 2019 तक 20 जनवरी 2018 से
19 जनवरी 2019 तक एंटी करप्शन ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी की। होता क्या था, हर 15 दिन बाद एक नोटिस निकलता था, मीडिया में खबरें चलती थी। उसके बाद एंटी करप्शन, आप सब जानते हैं किसके कंट्रोल, एंटी करप्शन ने एक बहुत बड़ा पलंदा मेरे खिलाफ इल्ज़ामात का बनाया। हलीम आदिल को सुल्ताना डाकू बनाया और वो चले गए कि जी FIR दाखिल की जाए। फूलन देवी के कहने पे, फूलन देवी के कहने पे सुल्ताना डाकू बना दिया मुझे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद जब ACC 1 की एक मीटिंग होती है, ACC 1 को चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं, SMBR होते हैं, चेयरमैन एंटी करप्शन होते हैं, 2-3 और सेक्रेटरीज होते हैं। उनके जब मीटिंग में गई तो वहाँ से वो जो FIR लॉन्च करने के लिए इन्होंने मेरा भिजवाया था, वहाँ से डेफर हो गई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट चली गई और रेवेन्यू में इसके ऊपर कि जी इस पर कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत, रेवेन्यू एक्ट के देखा जाए कि वायलेशन हुई है, मिस यूटिलाइजेशन हुई, जो कुछ हुआ है, लेकिन एंटी करप्शन की FIR नहीं बनती। इट मीन्स करप्शन नहीं बनती, नहीं तो FIR दाखिल हो जाती। उसके बाद पलंदा तैयार हो गया था इतना मोटा। एंटी करप्शन ने उस पलंदे को फिर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, मीडिया को, इसको, उसको, इदारों को। अच्छा, हर हफ्ते मेरे खिलाफ कोई शो हो जाए, कोई खबरें आ जाए तो लाजिम बात है नैब एक इदारा है, उसको भी देखना चाहिए कि बार बार अगर कोई चीज़ हाईलाइट हो रही है तो अच्छा किया नैब ने अगर उस पर नोटिस लिया। लेकिन वही कंप्लेनेंट जो एंटी करप्शन में आया था, उसका ताल्लुक मेरे पास पीपल्स पार्टी के वजीरों से मौजूद है कि उसको पिछोड़ा गया एक बंदे को, उसी से कंप्लेंट कराई, एंटी करप्शन की सारा केस भिजवाया। तो नैब ने उसके ऊपर उस कंप्लेंट की बेस पे इंफॉर्मेशन मांगी एंटी करप्शन से भी और DC से भी। नैब का अल्टीमेटली जब हमें बुलाएंगे हम चले जाएंगे, लेकिन जैसा नकवी साहब ने कहा कि उस इंफॉर्मेशन, उसको जो उन्होंने तफसीलात मांगी, सिर्फ उसको कंप्लेंट की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, हर स्टेज पे हम जाने को तैयार हैं और अभी तक हमें नहीं बुलाया। जब बुलाएंगे हम पहले जाएंगे उनके पास। हम कहते हैं, एक और चीज़ कहता हूँ, ये तो भागते हैं कि जी बेल्स कराते हैं, ये कराते हैं। भाई जब बुलाएगी नैब एक मैसेज करते हैं, हम जाने को तैयार हैं। मुराद अली शाह साहब, जाना चाहिए इदारों के अंदर। और ये भी तय हो गया, जो कहते थे नैब से गठजोड़, नैब आज़ाद इदारा है, नैब किसी के कंट्रोल में नहीं है। नैब इतना हाइप बना देंगे, और हाइप बनाया एंटी करप्शन, मतलब पीछे पीपल पार्टी के बंदे एंटी करप्शन को यूज़ किया, एंटी करप्शन से रिपोर्ट मेरे खिलाफ तैयार कराई गई, उस एंटी करप्शन को, हाँ, उस रिपोर्ट को सब में सर्कुलेट किया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ हम तैयार हैं, लेकिन कल जिस तरीके से मीडिया में चलाया गया मनी लॉन्ड्रिंग, तो भाई नैब का नोटिस अभी आपको भेजता हूँ, उसके अंदर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं है। चाइना कटिंग, अरे भाई चाइना कटिंग शहरों में होती है, सैकड़ों एकड़ ज़मीनों में चाइना कटिंग नहीं होती। दूसरी जानिब हज़ारों एकड़ पे लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। किसी के खिलाफ ना एंटी करप्शन ने रिपोर्ट बनाई, ना किसी के खिलाफ केस भेजा, ना किसी के लोग मीडिया में चलाया। आपको देता हूँ, ये भी बताइए हज़ारों एकड़ लोग क्या क्या कर रहे हैं वहाँ, ठीक है, और ये 99 करके दिया गया। दूसरी जानिब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ़ है, हमने आज मीडिया के सामने अपने आप को पेश किया है। नैब के बुलाएंगे वहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ हमने जो आज आए हैं मीडिया में जिस अंदाज से, कल से मैं 24 घंटे मैं भी समझ रहा था मैंने क्या कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इतना मैं वीक विकेट पे होता, तो आप सब जानते हैं 30 साल से ये फॉर्म्स मौजूद है, ये ज़मीन मौजूद है, हम यहाँ काम कर रहे हैं 30 साल से। हम यहाँ मुन्नी बेगम भी जिंदा है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुन्नी बेगम का अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुन्नी बेगम बाकायदे हयात हैं। मुन्नी बेगम से गो के डायरेक्टली मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन हमारे कज़न जो उन्होंने ज़मीन बेची, तो मुन्नी बेगम बाकायदे हयात है। भाई पूछ लो मुन्नी बेगम से। और जिस शख्स की जो, अच्छा हम पे जो मैंने बताया कि हाई कोर्ट जो जिसने इल्ज़ामात लगवाए, उस शख्स के खिलाफ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट फैसले दे चुके हैं कि उन्होंने ज़मीन बेची थी और झूठे थे। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ साफ़ है। अब मैं आता हूँ JIT में आज उज़ैर बलोच तो सब जिक्र कर रहे हैं, निसार मुराई को बंद कर दिया गया, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पे लाके लॉक कर दिया गया है। आज फिशरीज़ की सूरत हाल निसार मुराई से ज़्यादा ख़तरनाक है। नया जो चेयरमैन फिशरीज़ लगा, आप सब जानते हैं कि किसका वो बंदा था, और उसने आते ही 48 करोड़ पहले 4 महीने में फिशरीज़ के अकाउंट से निकाले। फिशरीज़ का इस वक्त चेयरमैन ख़त्म हो चुका है, इल्लीगली वहाँ बैठा हुआ है। इस 3 साल के अंदर 60 करोड़ तकरीबन जो है वो सालाना उसकी रिकवरीज होती हैं। 1 अरब 80 करोड़ फिशरीज़ के अंदर आया है, जो कि करप्शन की नज़र हो चुका है। फिशरीज़ में गरीब जो, इसके लिए अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मैं कहता हूँ JIT को, जैसा हमने कहा कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तो फिशरीज़ में 25% कमीशन करप्शन में छुटा था, आज 100% करप्शन हो रही है। माइंस डिपार्टमेंट में सैकड़ों लीजेस दी गई हैं।
पिछले दिनों सैकड़ों लीजेस माइंस में, ठट्ठा में, जामशोरों में दी गई हैं और एक एक लीज होल्डर से 20-20 लाख रुपए लिए गए हैं। एक एक मीटिंग में 200-200 लीज नकवी साहब दी गई हैं। अब ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह जैसे नकवी साहब ने कहा, हम जाके हम भी नैब में इंशाल्लाह सबकी कंप्लेंट करेंगे। हेल्थ पे हम बात करते रहे, हम इस पर ये 2 फिशरीज़ और वो बता दिया। और दूसरा मैं कहता हूँ JIT के ऊपर जुडिशल कमीशन हम अपील करते हैं और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि भाई आइए, मलीर में जो कुछ हुआ एक जुडिशल इंक्वायरी बेशक बड़े लेवल के ऊपर JIT बन जाए जजेस की सरबराही में। मलीर को बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरुआत मुझसे कीजिए। उसके बाद जो 1000 एकड़ मलीर में बांटी गई, 1000 एकड़ इन्होंने कौड़ियों के दामों, जाली तरीके से, जाली चलानों पे मुख्तलिफ अंदाज से जो इन्होंने लीज करके दी है, मैं कहता हूँ असली जो लोग मांगते थे, जो लीजी बैठे, उनको 99 नहीं दी गई। तो एक मलीर के इशू के ऊपर मलीर और मुजाफात, जामशोरों वगैरह सारे जहाँ कार्रवाइयाँ डली हैं, अब मलिक रियाज को कैसे दी? सबसे बड़ी बात तो ये है, बात सारी ये है कि सबसे बड़ा डाका जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, वो कौन अफसरान थे जो मुलव्विस थे मलिक रियाज को ज़मीन देने पे? उनके बारे में वो कौन सा वजीर था जिसने मलिक रियाज को ज़मीन दी कौड़ियों के दाम? किसके कहने पे दी? क्या वो ताने बाने जो जरदारी फैमिली पे JIT बनी है उसमें नहीं है? उन अफसरान के बारे में नैब सिंध को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और मेरे लिहाज से तो मलिक रियाज पे भी लेना चाहिए। इससे कि जो फ्रॉड मलिक रियाज ने किया है, क्या उसने फाइन देने की बात की और उससे ज़्यादा जो है कीमत लोगों से वसूल कर रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस पे। कराची के शहरियों को बार बार कितनी बार कत्ल किया जाएगा? ये सिंध हुकूमत पूरे सिंध को इसने तबाह किया है और ख़ास तौर पे इन्हीं ने कराची को टारगेट बनाया हुआ है कि कराची को तबाह करके रहेंगे। ना पानी देंगे, ना सफाई देंगे, ना सीवरेज देंगे, ना बसें देंगे, कुछ नहीं देंगे, सिर्फ कराची से पैसा लूटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके खिलाफ खबरें चलती हैं, जो पूरे मलीर में कब्जा किया है, उसके खिलाफ भी जाएंगे। नहीं, मैं दूसरा ये शाही एक सवाल हो रहा है कि ये इतलात चल रही है कि एक कुर्बानी आपकी तरफ से, एक उधर से कुर्बानी दी जा रही है, तो ये इसमें कहाँ तक सदाकत है? तो किस किस की कुर्बानियाँ दी जा रही हैं? देखिए जी, बात ये कुर्बानी का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। ईद कुर्बा भी आ रही है सामने। जो ज़्यादा बड़ी कुर्बानी होती है, जिसके पास माल ज़्यादा होता है, वो बड़ी वाली कुर्बानी करता है। ये तो छोटे PTI वालों के पास जो होगी वो छोटी मोटी होगी, उनकी बड़ी होगी। मेरी तो दुआ है कि सबसे बड़ी कुर्बानी इस मुल्क में 2 हैं, जिसके साथ जरदारी लगा हुआ है और शरीफ लगा। मैं तो दुआ कहूँ कि अल्लाह मियाँ इनको जल्द से जल्द इनके कैफर जाए। इससे कि जरदारी वो शख्स है जिसने 11 साल जेल में गुजार के अपने आप को जो है वो ये कहलवा दिया कि मैं तो मुजरिम साबित ही नहीं हुआ। उसके लिए जो उसका कारिंदा फारूक नाइक साहब हैं, जो उनके वकील हैं, जो महारत रखते हैं, कभी वो जज को बीमार करेंगे, कभी वो खुद बीमार होंगे, कभी विटनेस गायब होगा, कभी विटनेस बीमार होगा, उन्हीं ने कोई। और जिन जज साहब ने फैसला किया, जज साहब 11 साल जराइम की सज़ा थी, लेकिन अगर वो सज़ा दे देते आप तो वो नाअहल हो जाता और ये मुल्क आज़ाद हो जाता। छोड़े पर्सनल भाई, ये बताइएगा, हबीब जान बलोच जो है दावा कर रहे हैं कि PTI को ग्राउंड उन्होंने बना के दिया, PTI जो है लियारी से उनकी सपोर्ट से जीती और इस वक्त भी 3 गुजरा जो है उनसे रास्ते में। वो कहते हैं अगर PTI को हम सपोर्ट नहीं करते तो कराची में ना उनका ग्राउंड बन। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह जी, बड़ी बड़ी अच्छी बातें होती हैं इस मुल्क के अंदर। वो जो हमारे बिलावजह भुट्टो साहब हैं, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है और उसी इलेक्शन के तहत वो जीत के आए, वो इलेक्टेड हैं। क्या माशाल्लाह जहानत का अंजाम है। कोई कहते हैं कि जी MQM को ख़त्म किसी और ने किया PTI के लिए। तो दुनिया में हर आदमी दिखाता है कि मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ,
असली पहलवान तो हम थे जिन्होंने मैदान में जंग लड़ी वो थी। जो कह रहे हैं कि लियारी से हमने अच्छा जितवाया अली भाई MNA आपसे सवाल ये जो मैं MNA लियारी से जो कह रहे हैं अभी कि जान लियारी के MNA को शकूर शाह को हमने जितवाया वरना वो जीत ऐसा कोई सदाकत नहीं है। अरे भाई शकूर शाद को तो उन्हें जलवाया, मान लिया। बिलावल भुट्टो को किसने हरवाया तीसरे नंबर पे आने में? भाई जितवाता है आदमी तो भाई किसी और को जितवा देता। शकूर शाद को क्यों जितवाया और कैसे जितवाया? क्या उन्हीं ने आके बैलेट डलवाए थे? हम जब इलेक्शन लड़ते हैं एक मैनिफेस्टो पे लड़ते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। लियारी के अवाम ने इस दफ़ा जो है पीपल्स पार्टी को उसके जुल्म की वजह से रद्द किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान से सुकड़ के सिर्फ अंदरून सिंध रह गई है, अब इंशाल्लाह वहाँ भी नहीं रहेगी। जी अली भाई आपसे सवाल है, एक तो आपने ये कहा जो चुनाव का मीडिया किस तरह से चल रहा है, आपने अदालत का जिक्र किया, हम भी कोर्ट जाएंगे, मीडिया के खिलाफ जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे, किस किस के जाएंगे, सर ये थोड़ा सा बताएं। नहीं, मीडिया के खिलाफ तो यही कोर्ट है। मीडिया के सामने तो आ गए हम, मीडिया के सामने हमने बताया। देखिए ज्यादती की है जो मीडिया कल ने। ज्यादती हुई है कई जगह, हमारे साथ सबकी बात नहीं कर रहा, कई जगह ज्यादती हुई है कि जो नहीं था। मतलब एक ज्यादती ये की गई कि नैब के नोटिस के साथ एंटी करप्शन की जो इनकी फैब्रिकेटेड उसके पेज लगा के वो चला दिए, कि ज्यादती हुई कल। मतलब इस लेवल का इशू नहीं था, लेकिन कोर्ट, हम तो मैं बात कर रहा हूँ अपने आप Voluntary जा को दें। वॉलंटरीली मैं तो आपके कोर्ट के सामने पेश कर रहा हूँ। जुडिशियल इंक्वायरी करा लें बेशक सारी, तो बात है मीडिया के खिलाफ ने क्या कोर्ट जाना है, मीडिया की अदालत में तो आ गए हम। अब मीडिया का फैसला अब क्या करता है। आज 12 बजे से रात 12 बजे तक मीडिया क्या करता है, ये मेरी मीडिया से अपील है कि जब कल मैं चला हूँ तो आज भी बराए करम जो फैक्ट्स हैं और बाकी जिसको चीज़ें चाहिए वो इंशाल्लाह कागजात वहाँ देने, लेकिन आपके सामने तो साबित करना था। ठीक भाई, थैंक यू।